चलो बच्चों, आज हम बात करेंगे अपने क्लास 11th के सबसे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है सेट। ठीक है, तो आज हम सेट के बारे में स्टार्ट करेंगे, अपने नए चैप्टर सेट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पूरे बेसिक से चलेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, पूरे थ्योरी को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं अपना चैप्टर सेट। ठीक है, तो सेट में हमको सबसे पहले डिफाइन करना होगा सेट किसे कहते हैं। ठीक है, सेट का डेफिनेशन हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। फिर उसके बाद से हम टॉपिक वाइज सब देखेंगे, फिर सेट को रिप्रेजेंट करने की मेथड जो होते हैं वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे सेट के टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इस चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेट किसे कहते हैं। तो आपने डेफिनेशन तो पढ़ा होगा, तो पिछली क्लासों में अगर सेट होगा चैप्टर तो आपने पढ़ा होगा कि कलेक्शन ऑफ या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो हालांकि ये हमारा यह क्लास 11 का सेट है, तो हमें पूरे अच्छे से डेफिनेशन को देखना है। तो आइए हम डेफिनेशन को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद से समझते हैं। ये सेट नहीं होता है, सेट्स होता है। ठीक है, सेट्स कहते किसे हैं, तो यह एक प्रकार का कलेक्शन होता है। ठीक है, कैसा कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड का अर्थ क्या होता है अभी हम समझाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, यह वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। well defined and distinct ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या एलिमेंट। ठीक है, देखिए इसमें हमने क्या लिखा, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट आर नोन एज सेट। मतलब कलेक्शन हो लेकिन कैसा हो, वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड सुपरिभाषित। ठीक है, मतलब पूरी तरह से आप परिभाषित कर सके उसे, और क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो। ये नहीं कि ऐसा कलेक्शन हो जिसमें सारे एलिमेंट एक ही जैसे हो, या कुछ एलिमेंट एक ही जैसे हो उसको मतलब कलेक्ट करके किसी सेट में रख दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक ऑब्जेक्ट दो बार नहीं लिखा जा सकता किसी भी सेट में। और फिर वेल डिफाइंड क्या होता है कि हम उसे कहीं भी एक्सप्लेन कर सके, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी दे सके, कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो हम उसे डिफाइन कर सकें। वेल डिफाइंड का यही मतलब है, मतलब वेल डिफाइंड मतलब सुपरिभाषित, एकदम पूरी तरह से परिभाषित हो। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। यह दोनों वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यही मेन जो बोला जा सकता है इस डेफिनेशन में, सबसे मेन यही दो पॉइंट हैं कि जो कलेक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब हम उसको कहीं भी एक्सप्लेन कर सके। और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वह सारे एलिमेंट क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, जैसे कलेक्शन में मान लीजिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी शब्द का ले लिया कलेक्शन। जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास 10th में या किसी क्लास 9th में भी दिया कोई एक चैप्टर होता है मैथ का, ट्रिगोनोमेट्री। मान लीजिए वर्ड, किसी भी चीज का आप कलेक्शन ले सकते हैं, शब्द हो, वर्ड हो, मतलब इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, फिर ये बोल सकते हैं अंकों का हो। ठीक है, किसी भी चीज का कलेक्शन है तो वह क्या है, सेट है। जैसे मान लीजिए वही ट्रिगोनोमेट्री है, इसका हमको क्या लेना है, सेट लेना है।
ये वर्ड है। अब ट्रिगोनोमेट्री, इसका हमें क्या लेना है, सेट लेना है, ठीक है। इसको हमें सेट के रूप में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने बोला वेल डिफाइंड। देखिए इसमें एक एक वर्ड वेल डिफाइंड है। टी क्या है, टी वो अंग्रेजी वर्णमाला का एक कैपिटल लेटर टी है। यह क्या है, वेल डिफाइंड है, टी वेल डिफाइंड है। तो इसलिए यह सारा इसी प्रकार ये सारे एलिमेंट क्या है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। फिर उसके बाद से हमें क्या लिखना है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इसे हम लिखेंगे अरेंज करके, सबसे पहले टी, फिर कामा आर, जी ओ एन ए एम ई। अब देखिए ई के बाद क्या आ रहा है, फिर टी आ रहा है। अब देखिए यह टी और फिर यहाँ पर टी है। हमने बोला क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट। अगर हम इस टी को यहाँ पर लिख दें तो यह क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर हम टी लिख दें तो यह क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हमें सेम नहीं करना है, हमें क्या लेना है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेना है। तो इसीलिए यह टी यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आएगा हमारा आर। तो जब आर आएगा तो यहाँ पर आर भी है, ठीक है। तो आर है तो हम आर को भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बोला है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए। एक ऑब्जेक्ट किसी भी एक सेट में एक से अधिक बार नहीं आएगा, ठीक है। अगर आता भी रहेगा तो हम उसे क्या करेंगे, हटा देंगे, केवल एक ऑब्जेक्ट को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो आर भी नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा, वाई। तो यह क्या हो गया हमारा, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा, कर्ली ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। तो यह क्या हो गया हमारा, एक कलेक्शन हो गया, एक सेट। यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा हो गया डेफिनेशन ऑफ सेट। तो हमने डेफिनेशन ऑफ सेट में हमने क्या बताया कि जो कलेक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेट। अब देखिए इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाँ नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यह देखेंगे। देखिए यहाँ पर कामा छूट गया है, कामा हर एक एलिमेंट के बीच में कामा रहेगा, ठीक है। सेपरेट करने के लिए, एलिमेंट को सेपरेट अलग अलग करने के लिए कामास का प्रयोग किया जाता है। और ये जो ब्रैकेट है वो कर्ली ब्रैकेट रहेगा। हाँ यही हम देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जनरली सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक रोस्टर मेथड होता है और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। पहला हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म। या इसे लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म। और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर मेथड में किस तरह लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, यह दोनों सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड है। या कौन सा हमारा यहाँ पे हेडिंग बनेगा, रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट, ठीक है। तो यह किस दो तरह के होंगे, सेट रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में किस प्रकार से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है और सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार से सेट को अरेंज किया जाता है या लिखा जाता है, यह देखेंगे हम। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में जनरली किसी भी सेट को
किस प्रकार लिखते हैं, तो जनरली कोई भी सेट जैसे हमने लिखा था, ट्रिगोनोमेट्री को लिखा था हमने सेट के फॉर्म में, तो हमने क्या क्या किया था, हमने सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट का यूज किया था, फिर हमने कामास का यूज किया था, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को अरेंज करने में हम सारे एलिमेंट को क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में और कामा के साथ सेपरेट करके क्या करते हैं, लिखते हैं। तो उस फॉर्म को क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है कि हम उसके प्रॉपर्टी को डिफाइन करके उस सेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। मतलब अगर दिया हुआ है यक्स के बारे में, अगर बता रहा है, मतलब यक्स के बारे में कुछ दिया है, तो हम क्या करेंगे, यक्स के पूरे प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे कि वह क्या है। वह मान लिया अगर दे दिया हमारा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विच आर मतलब लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 2, तो हमें बताना पड़ेगा यक्स क्या है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो कैसा है, 10 से कम है और 2 से अधिक है, तो उसका कलेक्शन क्या होगा, लाइज बिटवीन 2 and 10, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा, उसमें हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा x दैट x वेयर x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, 2 से 10 के बीच में, ठीक है। ये हमें डिफाइन करना होगा, ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को क्या कहेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। और जनरली वैसे ही हम कर्ली ब्रैकेट में और कामा के साथ सेपरेट करके एलिमेंट्स को लिख दें और वह अंग्रेजी वर्णमाला, हालांकि सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से मैट्रिक्स का भी होता है, मैट्रिक्स को भी हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वही क्या होगा, हमारा सेट हो जाएगा जिसको हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में और कामा के साथ अरेंज करके लिखे, ठीक है। तो वह रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस मेथड ए सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट सेपरेटेड बाय कामास एंड इनक्लोज्ड देम बाय कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। तो हमने वही बताया कि कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है और क्या होना चाहिए, सेपरेट बाय कामास, कामा के मदद से हमें क्या करना है, अलग अलग सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल जिसे मान लीजिए बोल दिया हमसे कि कोई भी, जैसे हमने बताया था यही वाला कि ऐसे प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन लेना है हमें जो 2 से क्या हो, 2 से 10 के बीच में लाई करता हो, 2 और 10 नहीं, 2 से 10 के बीच में लाई करता हो। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में लिखेगा कि उन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय या कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स, दोज नेचुरल नंबर्स विच आर लाइज बिटवीन 2 and 10, मतलब 2 और 10 के बीच में क्या करता हो, बिलोंग करता हो, लाई करता हो। तो उसका कलेक्शन हमें लेना है, उसका हमें सेट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, सीधा हम सेट बना रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट मतलब मझला कोष्ठक, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना है, 2 से 10 के बीच में आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन लेना है। तो 2 से 10 के बीच में क्या क्या आएंगे, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। यह कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से हमने क्या किया, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, कर्ली ब्रैकेट चाहिए और कामा चाहिए। कामा के साथ हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। और कोई भी सेट हम लिखेंगे तो हमें सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए सेट के लिए, ठीक है। कि मतलब हमारे सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे। फिर से क्या होगा, और क्या होगा, और यह होगा कि जो एलिमेंट है वो वेल डिफाइंड हो। देखिए इसमें वेल डिफाइंड है कि
एक प्रकार की प्राकृतिक संख्या है। और कैसे प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या तो और भी हो सकती हैं। तो कैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं? ये ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 2 से बड़ी और 10 से छोटी हैं। ठीक है, तो उनका कलेक्शन लिया गया है रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्म में दिखाएंगे। दूसरे फॉर्म में हम दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे? देखिए, यहां पर हम लिखेंगे a इक्वल टू, इसी कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे, लेकिन क्या करेंगे? x के प्रॉपर्टी को लिखेंगे, x या y जो भी हम मानते हैं। x सबसे पहले लिखेंगे कलेक्शन किसका है? x का है। और x क्या है? x सच दैट x यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉपर्टी बाहर भी लिख सकते हैं और सेट के अंदर भी लिख सकते हैं। फॉर ऑल x ठीक है, या हमने क्या दिया? या हमने उसका कार्ड दिया, मतलब बताया है कि x कहां से कहां लाई कर रहा है, 2 से 10 के बीच में। अब यहां पे लिखेंगे वेयर x इज नेचुरल नंबर। यहां पर भी अंदर भी लिख सकते हैं, कामा करके लिख देंगे x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने बाहर लिख दिया। बाहर लिखेंगे तो अपने पूरे वर्ड में लिख दिए, और अंदर सीधा यहीं पे लिख सकते थे कामा करके x इज एलिमेंट ऑफ n, मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या बताना होगा? प्रॉपर्टी बताना होगा। या कौन सा साइन जानते हैं? या फॉर ऑल, सभी x कहां से कहां के बीच में लाई करेंगे? 2 से 10 के बीच में। इसे हम कहते हैं फॉर ऑल। यह किसका रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट कहां से कहां 2 से 10 के बीच में लाई करेंगे। तो यहाँ कौन सा फॉर्म हो गया हमारा? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है? एलिमेंट के प्रॉपर्टी को बता करके उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या कैसा, कौन सा फॉर्म हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अब देखेंगे हमने यह तो देख लिया सेट किसे कहते हैं। फिर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2 मेथड होता है, 2 मेथड। ये फर्स्ट मेथड है और सेकंड मेथड है। फिर अब हम देखेंगे सेट के टाइप्स को, कौन कौन से टाइप्स हैं सेट के। ठीक है, तो इसे हम सबसे पहले मिटा लें। तो सेट के बहुत से टाइप हैं। तो सेट के बहुत से टाइप्स हैं। सबसे पहला कौन सा आता है? नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, सबसे पहला हमारा है ठीक है, नल सेट और एम्प्टी सेट। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन होगा अ सेट विच हैव नो एलिमेंट, नो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट, मतलब वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं। The set which has no element in it। ठीक है, वह सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो ही नहीं। आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, नल। देखिए
आधे से अधिक सेट के जो टाइप है, या किसी भी मैथमेटिक डेफिनेशन में अगर आप जाइए तो वर्ड पे बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान देना, क्योंकि आधा डेफिनेशन हमारा वर्ड से ही बन जाता है। ठीक है, अगर आपने जो हमारा टाइप मतलब जो क्या बोला जा सकता है, जो वर्ड है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा तो आधा कॉन्सेप्ट आपका वहीं पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि अगर यहाँ पर दिया है नल सेट, तो आप जानते हैं नल मतलब शून्य। फिर यहाँ पर दिया है इम्पटी सेट, इम्पटी मतलब खाली। ठीक है, तो यह क्या हो गया, हमारे इस वर्ड से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसा सेट है जो खाली है, या ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंटों की संख्या 0 है। ठीक है, तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे, नल सेट या इम्पटी सेट। तो एग्जांपल इसका हम कैसे ले सकते हैं, हमने बोला है कि ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो कैसे होगा, एलिमेंटों की संख्या तो 0 है। तो क्या हम कर दें, लिख दें a इक्वल टू ये 0। यह गलत है, यह हमारा एग्जाम्पल रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा सेट हो गया जिसमें एलिमेंट कौन सा हो गया, 0 हो गया, यह एक एलिमेंट हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे नहीं लिखना है, हमें कैसे लिखना है, यह ठीक है आप करली ब्रैकेट में लिखिए, लेकिन कीवर्ड क्या हो जाएगा, यह करली ब्रैकेट बना करके हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि हमें अंदर एक भी एलिमेंट दिखाने नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहला यह एग्जांपल हो गया, मतलब किसी भी नल सेट को दो ही मेथड से रिप्रेजेंट ही करेंगे, दो ही फॉर्म होता है, एक या तो ब्रैकेट बनाकर छोड़ दें क्योंकि एलिमेंट है नहीं इसके पास, या एक होता है फाई से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, केवल फाई, ये नहीं कि आप कोष्टक लगा दीजिएगा, करली ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, वो सीधा हो जाएगा, फाई एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट बन जाएगा, ये नल सेट रहेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है, ये नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, केवल फाई से रिप्रेजेंट करना है, तो वह क्या होगा, नल सेट होगा। ठीक है, तो यही दो फॉर्म है किसी भी नल सेट को लिखने के, इसके अलावा आपके पास कोई फॉर्म होगा ही नहीं। इसी दो फॉर्म से हर एक क्वेश्चन हर जगह, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे कोई एग्जाम हो, हर जगह नल सेट या इम्पटी सेट को इसी दोनों फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, नल सेट। आपको नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि ऐसा सेट जिसमें नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो उस प्रकार के सेट को क्या कहेंगे, नल सेट। अब हम अपना दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा कौन सा टाइप है, दूसरा हमारे पर है सिंगलटन सेट। ठीक है, यह हमारा दूसरा सेट है सिंगलटन सेट। तो असेट इसको हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सेट जिस, आपको नाम से क्लियर होना चाहिए, पहले हमने बता दिया नाम से हमें क्लियर होना चाहिए, दिया क्या है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट किसे कहेंगे, तो हमने बता दिया ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, मतलब केवल एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। अ सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट इन इट, देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, a set which have single element called this, क्या this, सिंगलटन सेट। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। उसमें क्या होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट, मतलब केवल एक एलिमेंट हो, तो उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एग्जांपल हमें एक एलिमेंट दर्शाना है,
तो क्या करेंगे, ए इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे 1, या फिर हमारा हो सकता है 2, या कुछ भी इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, कोई भी ऐसा कलेक्शन जिसमें एलिमेंटों की संख्या 1 हो, वह क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट हमारा बन गया। नाम से हमें क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए कि सिंगलटन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 1 होंगे। ठीक है, तो उस सेट को क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। हमने दूसरा टाइप देख लिया, अब हमारा तीसरा टाइप होगा। यह सब सेट बहुत ज्यादा ही जरूरी है जानने, क्योंकि आगे क्वेश्चन में आपको ये नहीं देगा कि सिंगलटन सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 होते हैं, वह सीधा सिंगलटन सेट लिखेगा तो आपको समझना होगा, अंडरस्टूड होगा कि वो इसमें एलिमेंटों की संख्या 1 है। आपको समझना होगा कि सिंगलटन सेट बता रहा है तो उसमें एलिमेंटों की संख्या 1 होगी। ठीक है, तो इसीलिए टाइप को जानना बहुत जरूरी है। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है फाइनाइट सेट। अब देखिए, इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ सेट विच हैव काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो उसे काउंट किया जा सके। फाइनाइट मतलब लिमिट में, फाइनाइट मतलब ऐसा है जो डिफाइंड है, फाइनाइट है मतलब उसे हम गिन सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन से इसमें भी क्लियर हो जाना चाहिए। फाइनाइट मतलब निश्चित है, फाइनाइट निश्चित है कि हाँ इतने एलिमेंट है, उसे हम गिन सकते हैं कितने एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, अ सेट विच हैव काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ऐसा सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उन्हें काउंट किया जा सके कि वह कितने हैं, तो उसे क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। तो एग्जांपल क्या हो, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ सेट विच है काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट कॉल्ड फाइनाइट सेट, मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट डिफाइंड है, मतलब काउंटेबल है, गिना जा सके, उसको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे इसके पहले हमने एग्जांपल देखा था सिंगलटन सेट का, तो सिंगलटन सेट को तो हमने डिफाइंड उसके एलिमेंट की नंबर के हिसाब से किया था, तो उसमें तो वैसे ही वो काउंटेबल है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है। तो क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल हो जाएगा फाइनाइट सेट का। ठीक है, या नल एलिमेंट को, नल सेट को भी हम कह सकते हैं कि वह क्या है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, क्योंकि हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम बता रहे हैं ना, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, नंबर जिसमें काउंट किया जा सके नंबर ऑफ एलिमेंट को। ठीक है, वह क्या होगा, काउंटेबल होगा, और काउंटेबल होगा तो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। इसमें हमारा कौन सा पॉइंट सबसे जरूरी है, काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी सेट दिया है, एग्जांपल के तौर पे कोई भी सेट दिया है, सेट ए इक्वल टू, ठीक है, ये दिया है, कलेक्शन है ए बी सी डी का। ठीक है, तो यह क्या है, यह इसमें हम नंबर ऑफ एलिमेंट को n a से रिप्रेजेंट करेंगे। a मतलब जो सेट a है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n, मतलब यह क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कितने एलिमेंट हैं, कितने हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। तो हमने बता दिया कि काउंटेबल है, इसके जो एलिमेंट है वो काउंट किए जा सकते हैं कि कितने एलिमेंट है, तो यह क्या होगा, यह जो सेट होगा वह क्या होगा, हमारा फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो फाइनाइट सेट भी हम डिफाइन कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनाइट सेट के बाद आएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट तो हमने देख लिया, फाइनाइट कैसे कहेंगे, जो काउंटेबल हो,
अब इनफाइनाइट किसे कहेंगे, यह भी प्रॉब्लम है। यह भी हो सकता है, मान लीजिए अगर किसी एलिमेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जा सके, अगर हम कह रहे हैं कि काउंट किया जा रहा है, काउंट किया जा सकता है, तो ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट ना किए जा सके, उसे क्या कहेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो हमारा चौथा कौन सा टाइप है, इनफाइनाइट सेट। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसे हम बताएंगे अ सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। A set which has infinite number of element is called इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब वो काउंटेबल ना हो। इन्फिनिटी को आप, इनफाइनाइट को आप कभी काउंट कर पाएंगे, कभी नहीं काउंट कर पाएंगे। तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। और फाइनाइट में क्या था, फाइनाइट में था कि हम उसे काउंट कर सकते हैं, वह क्या है, काउंटेबल है, मतलब उसे गिना जा सकता है। और इनफाइनाइट में क्या है, इनफाइनाइट में है कि ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो, कैसे हो, इनफाइनाइट हो, मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट उसमें आ रहे हो। ठीक है, तो उस सेट को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप खुद सोचिए एग्जांपल क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया केवल सीधा बोला कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप नेचुरल नंबर से क्या समझते हैं, एक और एक से ऊपर की सारी संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। तो नेचुरल नंबर को आप कहाँ तक गिन ले जाएंगे, नेचुरल नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा, आप गिनते गिनते रुक जाएंगे, लेकिन नेचुरल नंबर खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में जो नंबर्स हैं वो कितने, इनफाइनाइट नंबर हैं। अगर बोल दिया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप क्या लिखेंगे सीधा, n इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 1 2 3 डैश डैश डैश। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि यह कहाँ तक जाएगा। ठीक है, या इसी में बोल दिया कलेक्शन ऑफ होल नंबर बोला, तो आप बस इसमें क्या करेंगे, होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या। होल नेचुरल नंबर में जब शून्य लग जाए तो उसे क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यह क्या होगा, जीरो से बस स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। यह हो गया हमारा सेट। अब आप इसे गिन सकते हैं कहाँ तक जाएगा, कोई भी डिफाइन नहीं है, मतलब कोई भी इसे डिफाइन कर नहीं सकता कि यह नेचुरल नंबर कहाँ पर खत्म होगा या होल नंबर कहाँ पर खत्म होगा। तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे हम, ऐसे सेट को ही हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट हमने देख लिया, इनफाइनाइट सेट देख लिया। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सा हमारा टाइप है, नेक्स्ट टाइप है हमारा इक्वल सेट। ठीक है, और अगर आप खुद सोच सकते हैं कि हमने बताया था कि नाम पढ़ते ही हमें क्या क्लियर हो जाना चाहिए, आधे डेफिनेशन तो क्लियर हो ही जाने चाहिए। तो अगर इक्वल सेट दे रहा है तो सबसे पहले होना क्या चाहिए, इसमें दो सेट होना चाहिए जिसका हम कंपेयर कर सकें। किसी भी चीज का, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, मिनिमम दो लोग तो होने चाहिए जिसके बीच में कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, कंपेयर करने का मतलब ही क्या होता है, एक के सापेक्ष दूसरे को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए मिनिमम दो होने चाहिए। या अगर आप मैथमेटिक्स में देख रहे हैं तो एलिमेंट नंबर या जो भी हो, सेट
सेट के रूप में हम देख रहे हैं, तो हमें हमारे पास सबसे पहले दो सेट होने चाहिए, तभी हम उसके बारे में बता सकते हैं, एक के सापेक्ष दूसरे को, दूसरे के सापेक्ष एक को। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कौन सा टाइप है हमारा? पांचवा, इक्वल सेट। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इक्वल सेट किसे कहते हैं? देखिए दो सेट होता है, अभी इक्वल पढ़ रहे हैं, अगला आएगा इक्विवेलेंट, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तभी तो अलग अलग पढ़ रहे हैं, नहीं तो एक ही होता तो क्यों अलग अलग पढ़ते हैं? यही लिख देते आर इक्विवेलेंट। लेकिन हमारा इक्वल सेट अलग है, इक्विवेलेंट सेट अलग है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इक्वल सेट किसे कहते हैं। तो इक्वल सेट किसे कहते हैं, तो जनरली इसके लिए हमें सबसे पहले दो सेट लेना होगा, और उसके बाद से क्या होता, क्या है डेफिनेशन इसका? टू सेट ए एंड बी, अगर कोई दो सेट ए और बी हो, टू सेट ए एंड बी इज कॉल्ड इक्वल सेट। इक्वल सेट कब कहा जाएगा? तब कहा जाएगा व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए है और क्या है? बी है। तो एवरी एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट, विल बी मेंबर ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट बी के क्या हो? मेंबर हो, बी के भी क्या हो? एलिमेंट हो। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी विल आल्सो मेंबर ऑफ ए, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी के सारे एलिमेंट भी क्या हो? ए के मेंबर हो। सारे एलिमेंट, एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए ए में जो बी में ना हो, और बी में भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो ए में ना हो। तो इस प्रकार के सेट्स को क्या कहेंगे? इक्वल सेट, और इसे इक्वल के साइन से दिखाएंगे। ठीक है, ऐसे सेट क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। तो अब इसको हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं इक्वल सेट का। तो क्या होगा? टू सेट ए एंड बी इज called इक्वल सेट इफ, कब होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए will be member of set B and also be every element of set B will member of set A। मतलब कैसे हमने दिखाया कि दो सेट ए और बी, ए एंड बी, यह क्या है? यह साइन है एंड का। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ साइंस हैं जिसे हमें पता याद रहना चाहिए कि इसे ये क्या बोलते हैं। यह एंड इसे बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, यह जो लिखे हैं हम, यह भी यह इम्प्लाइज दैट का साइन है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन को जानना चाहिए क्या होता है। अब देखिए ये ए और बी दो सेट हैं, इज कॉल्ड इक्वल सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी मेंबर ऑफ सेट बी। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के मेंबर होने चाहिए, मतलब बी के एलिमेंट होने चाहिए। एंड आल्सो बी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी विल मेंबर ऑफ सेट ए, मतलब सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? मेंबर होने चाहिए सेट ए के। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम? इक्वल। ऐसे सेट, ऐसे दोनों सेट को क्या कहेंगे? इक्वल सेट। और किसके इक्वल होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ठीक है,
तो उनके बीच कंपेयर किया जा रहा है तो वही ना आपस में इक्वल होंगे। जब ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है तो ऐसे सेट को क्या बोल देंगे हम, इक्वल सेट बोल देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, मान लीजिए ए इक्वल टू हो हमारा 2 4 6 8, ठीक है, और बी क्या हो, बी हमारा हो 4 2 8 6। देखिए सारे एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट ए में नहीं है जो बी में ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट बी का नहीं है जो ए में ना हो, सारे एलिमेंट हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट। और इसे क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा सेट है, नेक्स्ट हमने बताया था इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट तो भाई हमने देख लिया कि ऐसे दो सेट होंगे जिसके एलिमेंट क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, एलिमेंट सेम होंगे, मतलब दोनों सेट के एलिमेंट जो होंगे वह सेम होंगे, तो भी तभी वह सेट, वो दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। और अब क्या हम देखने जा रहे हैं, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, अब ये कौन सी परेशानी आ गई, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, नेक्स्ट वही है हमारा 6वां है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे दो सेट, मतलब ए और बी, इसमें भी ले लें, दो सेट अगर ए और बी हों तो उन्हें इक्विवेलेंट कब कहेंगे, तो ऐसे दो सेट जिनमें क्या हों, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हों। एलिमेंट से मतलब नहीं है कि जो ए के एलिमेंट है वह बी के हों या जो बी के हैं वह ए के हों, सेम हो एलिमेंट, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। केवल रिस्ट्रिक्शन किस पे है, नंबर ऑफ एलिमेंट से। मतलब अगर सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उतने ही क्या हो सेट बी में हो। ठीक है, तो ऐसे दो सेट को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। और ध्यान रहे वो दोनों सेट क्या हो, फाइनाइट हो। ऐसा ना आप कह दे कि नंबर ऑफ क्या बोला, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर और कलेक्शन ऑफ होल नंबर दोनों इनफाइनाइट ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, तो उसे हम बोल देंगे इक्विवेलेंट। नहीं, इसे नहीं बोलेंगे हम। क्या होना चाहिए, टू फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट हो और क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के बराबर हो, तभी वह सेट क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। तो हम लिखेंगे डेफिनेशन में, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर कॉल्ड equivalent set if number of elements in set A will equal to number of element in set B। मतलब ऐसा सेट, ऐसे सेट ए और बी है, ऐसे सेट हैं जिसमें जिसका क्या प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंटों की संख्या जितनी है ए में उतनी ही संख्या क्या है, बी में भी है। मतलब एन ए नंबर, हमने बताया था कि किसी भी सेट के नंबर एलिमेंट के संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बताया था, एन ए। अगर सेट ए है, अगर मान लीजिए सेट ए दिया है ए बी सी डी, ठीक है, यह कलेक्शन है हमारा, तो एन ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए।
यानी ए का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 है, ठीक है। और इसी प्रकार बी दे दिया, ठीक है, यह दे दिया। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना होगा, इसमें भी 4 है। तो यह देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी विल बी इक्वल टू ईच अदर। मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एन ए इक्वल टू एन बी, देन दोज सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सेट को हमने डिफाइन कर लिया। इक्विवेलेंट सेट क्या हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइप जो है, और हमको लग रहा है सबसे लास्ट टाइप है हमारा सेट का, उसको हम पढ़ेंगे। 6 सेट को हमने पढ़ लिया, 6 सेट, जिसमें कौन कौन सा सेट आया। सबसे पहला सेट कौन सा था, सबसे पहला सेट था नल, फिर आया सिंगलटन, फिर आया फाइनाइट, फिर आया इनफाइनाइट, फिर आया इक्वल, फिर आया इक्विवेलेंट। अब कौन सा सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट सबसे लास्ट है, और सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट, 7वां टाइप है हमारा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, तो हम डिफाइन कर सकते हैं, a set consisting of all possible element which occurs in the discussion इसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे, यूनिवर्सल, यूनिवर्स नाम से क्लियर होना चाहिए, यूनिवर्स बता रहा है, यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज होती है, यूनिवर्स में सब कुछ आता है। तो हम कैसे बता, इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सेट जो किसी भी वार्तालाप में पूरी तरह से आता हो, ठीक है, क्या हो, किसी भी वार्तालाप में, मतलब इसे कह सकते हैं हम किसी भी डिस्कशन में, ठीक है, किसी भी डिस्कशन में आने वाले सभी एलिमेंटों का जो कलेक्शन होता है वह क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सारे नेचुरल नंबर जो हो जाएंगे वो कलेक्शन है, वह यूनिवर्स एलिमेंट, यूनिवर्स सेट कहलाएंगे। और नेचुरल नंबर के हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो वह किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जो पूरे नेचुरल नंबर होंगे वह किसके कलेक्शन होंगे, यूनिवर्सल सेट के कलेक्शन होंगे, ठीक है। तो क्या हम इसका डेफिनेशन देख सकते हैं कि collection of every element in a discussion is called universal set, ठीक है। या इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि a set consisting of possible element all possible element which occurs in the discussion is called यूनिवर्सल सेट, ठीक है। किसी भी डिस्कशन में आने वाले सभी सेट के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। जैसे मान लीजिए जनरली हम किसी 2 सेट का यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, जैसे
अगर कोई सेट दिया हो, एग्जांपल में देख सकते हैं, कोई सेट दिया हो ए, सबसे छोटा एग्जांपल ले रहे हैं हम, कोई सेट दिया हो ए क्या हो 1 2 3 4 ऐसे हो, ठीक है, और सेट बी क्या हो 3 4 5 6 8 7 हमने छोड़ा है, ये मत सोचिएगा 7, चलिए लिख भी देते हैं 7 8, ठीक है। अब देखिए जो यूनिवर्सल सेट होगा हमारा वह क्या होगा, यह यूनियन मत समझ लीजिएगा, यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंटेशन है, यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यह क्या हो जाएगा हमारा इन दोनों सेट के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8, यह क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। और अगर हम वेन डायग्राम से दिखाएं तो वेन डायग्राम से क्या होगा, वेन डायग्राम से किसी भी यूनिवर्सल सेट को यह होता है, वेन डायग्राम आगे हम पढ़ेंगे, वेन डायग्राम क्या होता है, यहाँ पर लिखा जाता है यू, और यहाँ पर जो सेट ए होगा और ये सेट बी होगा, ठीक है। और यह क्या होगा पूरा जो सबसे बड़ा वाला सेट होगा, यह भी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए यह ए है, यह बी है, और यह क्या है, यह सेट यू है, ये जो रेक्टेंगल बना है, तो यह कौन सा सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। तो हमने टाइप्स को देख लिया, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं यह भी देख लिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में, हमने पढ़ा कि सबसे पहले सेट किसे कहते हैं, तो हमने सेट को क्या बताया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब सबसे पहले कलेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। सबसे पहले हमने सेट को देखा, फिर देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला हमारा था नल, फिर हमारा था नल सेट था पहला, फिर दूसरा क्या था, नल सेट किसे कहते थे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 0 थी। फिर हमारा दूसरा कौन सा सेट था, सिंगलटन, सिंगलटन सेट था, इसमें यह क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे वह कितने थे, 1 था। फिर तीसरा हमारा क्या था, फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या थे, फाइनाइट थे, मतलब जिसे गिना जा सकता था, काउंटेबल था। फिर चौथा क्या था, इनफाइनाइट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल थे, मतलब उसे गिना नहीं जा सकता था। फिर पांचवा क्या था, इक्वल सेट। फिर छठवां क्या था, इक्वल सेट, मतलब दो सेट इक्वल तभी होंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी सेम एज एलिमेंट ऑफ सेट सी, मतलब सेट कैसे डिफाइन किए थे, एवरी एलिमेंट which are lies in set A will also be member of set B and every element of set B will also be member of set A, ठीक है। और सातवां क्या था, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट। फिर हमने सातवां क्या पढ़ा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो 7 टाइप को देख लिया हमने, सेट को देख लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देख लिया, टाइप्स ऑफ सेट देख लिया, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम सेट के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, जैसे सबसेट किसे कहते हैं, सुपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, तो इस प्रकार के टॉपिक्स को देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टी भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेरी चाहिए, मतलब कुछ भी ना समझ में आया हो या किसी कोई एग्जांपल ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम अगले वीडियो में आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। धन्यवाद।